नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हम $73 बैरल के नीचे फिसलते हुए नजर आए हैं। और ये वो स्तर हैं जो पिछली बार हमने 28 फरवरी को देखे थे, यानी कि प्री वॉर के लेवल्स यहां पर फिर से लौटते हुए दिखे हैं। 126 का हाई हमने इस समय में लगाया था, तो वहां से करीबन 42% की गिरावट कच्चा तेल अब यहां पर दर्ज कर चुका है। आगे क्या है डिटेल्स, क्या वॉच करना चाहिए, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने चांदी की, जहां पर ओवरनाइट बहुत जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सोने में करीबन 3% तो चांदी 8% तक फिसली है। यहाँ पर आगे किस तरह के क्यूज और प्राइसेस रह सकते हैं, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एम के सुराना, यूनिक चेन्स के डायरेक्टर सैयद मेहरा एंड केडी एडवाइजरी के अजय केडी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल से पहले कर लेते हैं। और बाजार को मिस्टर सुराना ये लग रहा था कि ऑफकोर्स मुनाफा वसूली तो आएगी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन इतनी जोरदार और इतनी इमीडिएट गिरावट बाजार में जिस तरह से आई है, आप कैसे वॉच करते हैं? नहीं, देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो यह है कि एक्सपेक्टेशन सभी को थी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इस पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी तो इमीडिएटली ये नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि एक तो मार्केट में थकावट है इस चीज को लेकर, तो मार्केट इज लुकिंग फॉर कि कोई पॉजिटिव न्यूज आए। दूसरा, जो लॉन्ग्स है वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी रिस्क। और तीसरा, चूंकि काफी सारे शिप्स जो है वो अंदर लॉक्ड अप थे, तो वो इमीडिएटली बाहर आने की कोशिश करेंगे। करीब 100 मिलियन बैरल्स के करीब तेल जो है वो शिप्स में अंदर है, जो बाहर आने की कोशिश करेगा। डिमांड में उतना उठाव नहीं है क्योंकि किसी न किसी तरह तो इसको बैलेंस किया गया है, तो इसके कारण नीचे आना इसका बड़ा लाजमी है। अभी थोड़े दिन के लिए हम, इस ट्रस्ट जो है वो फ्रेगाइल है, इसमें हर दिन कुछ नई चीजें, कुछ रुकावट, कुछ आगे बढ़ने की चीजें आती है, हर तरफ से अलग अलग तरीके के न्यूज भी आती है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। और आपने देखा है कि ऊपर और नीचे करीब 3-4% एक दिन में भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यदि कोई बड़ी रुकावट नहीं होती है और जो इस तरह भी चल रहा है वैसा भी चलता है, तो मेरे ख्याल से हमें इसमें थोड़ा और नीचे का रुझान देखना चाहिए। और आई शुड नॉट बी सरप्राइज यदि 70 के नीचे भी निकल जाए। लेकिन जैसे ही इसकी जो बाहर अंदर की जो भी अभी लॉकड इन्वेंट्री वो बाहर आएगी, उसके बाद फिर मार्केट एक बार फिर से रीबैलेंस करेगा। और उसमें दो तीन फैक्टर हैं। यदि क्या रशियन का जो सैंक्शन है वो वापस आता है, दूसरा जो एसपीआर जो काफी रॉक बॉटम पे चले गए उसको भरने की फिर से कोशिश की जाती है। और ये दो चीजें एक महत्वपूर्ण स्थान होगा इसको फिर से ऊपर ले जाने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी एक नीचे के रुझान के बाद थोड़ा फिर ऊपर आना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेरिश ही है। ऑलराइट, मिस्टर सुराना, काफ़ी हद तक बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यही मानते हैं कि सब 70, सब 60, मिड 50s तक के लेवल्स हम अगर इस साल नहीं तो अगले साल में आता हुआ देखेंगे। क्या इसी बेरिशनेस के साथ आप भी देखते हैं बाजार? नहीं, मैं सब 60 तो अभी नहीं देख रहा हूँ। यदि ये 65 तक भी आ जाए तो ये बड़ी बात होगी अभी तो फिलहाल। लेकिन जो भी होगा वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होगी यदि नीचे भी होगा। और इमीडिएटली यदि सडनली बहुत रिलीज मार्केट में इन्वेंट्री की आ जाती फिजिकली और एकदम कोई लेवल नहीं है, तो उस केस में आप नीचे कर देख सकते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से उसके बाद एक बार वो नीचे जो टच करेगा वो 65 होगा, 60 होगा, जो भी होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा फिर ऊपर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप देखें 1-2 साल में, तो डिमांड तो उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, सप्लाई ज्यादा दिख रही है। वेनेजुएला का एडिशनल क्रूड आएगा। और यदि फिर कुछ और नहीं होता है, जैसे कुछ और सैंक्शन नहीं होते हैं, यदि ईरान के बैरल्स नर में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से नरमी देखी जा सकती है। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और ये इंडियन क्रूड बास्केट को लेकर है, जहां पर भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। $75 के नीचे ये भी फिसला है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रोजाना जब हम यहाँ पर इंडियन क्रूड बास्केट को देखते हैं तो बास्केट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आता है। ये पॉजिटिव भी है इन द सेंस कि मालूम पड़ता है कि किस तरह से बास्केट की प्राइसिंग यहाँ पर हो रही है। नहीं, वो सही है क्योंकि देखिए, ये टेक्नो इकोनॉमिक इश्यू है। आपको कहाँ से मिल रहा है और किस भाव पे मिल रहा है, उसकी हर बार हर दिन एक एनालिसिस होती है रिफाइनरीज में। और चूंकि सब क्रूड एक ही तरीके के नहीं होते, तो आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ क्रूड का भाव देख रहे हैं, लेकिन जो रिफाइनरीज देखती है उसकी वैल्यू एडिशन देखती है। तो एक सस्ता क्रूड हो सकता है रिफाइनरी के लिए महंगा साबित हो यदि उसकी प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है। और इस तरीके, लेकिन एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा इशू है। तो अभी तो ये पूरी तरह से ऑप्टिमाइज तरीके से भी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो मिलता है तो उसके कारण ये रिबैलेंसिंग होती है। और उसके कारण आपको जो क्रूड बास्केट की प्राइस, जो केवल बेस प्राइस है, उसमें आपको
ऊपर नीचे नजर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो रिफाइनरी की जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसमें काफी सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। दैट पॉइंट इज वेल टेकन मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे कहा गया कि बाजार ऑलरेडी फटीग थे, गिरावट हमने पहले ही आते हुए देखी थी पीस डील से पहले ही, और उसके बाद ऑफ कोर्स ना सिर्फ हमने लॉन्ग पोजीशंस वाइंड डाउन होते हुए देखी, बट नई शॉर्ट पोजीशंस भी यहाँ पर क्रिएट हुई हैं जहाँ तक कच्चे तेल की बात है। अजय, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस, आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा रहे हैं हम? नमस्ते मिश्रा जी। बिल्कुल काफी ज्यादा सरप्राइज था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 80 के नीचे जाना चाहिए था, बट जिस स्पीड से ये गया है ये काफी कंसर्निंग भी है, काफी अपॉर्चुनिटीज भी है। बिकॉज अब इसका इम्पैक्ट जैसे सुरना जी ने भी कहा कि प्राइजेस में ठीक है सप्लाई काफी ज्यादा है डिमांड के मुकाबले, तो प्राइजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70 के आसपास के भाव हम Q4 में देखेंगे, बट जिस स्पीड से गया है ये नीचे, मुझे लगता है थोड़ा वापस जब बाइंग लौटेगी या एसपीआर होल्डिंग्स वापस रीइंस्टेट होंगे तो प्राइजेस अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी एज ऑफ नाउ $75-78 के आसपास का एक अगले 1-1.5 महीने में मुझे बेस दिखता है। बट हाँ, अब क्लियरिटी है कि धीरे धीरे नीचे आएगा, बट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे। आप ये देखिए पिछले 1 महीने भर में कच्चा तेल करीबन 40% टूट चुका है, बेस मेटल में गिरावट आ चुकी है, कुछ एग्री कमोडिटीज में भी हमने दबाव आते हुए देखा। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो 4.2 का इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे जाके 4.4 हो सकते हैं, अब यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई देगी। और खुदा ना खास्ता अगर ये वापस 4 के नीचे आने के अगले महीने 2 महीने में आ गए, तो जो 3 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में, ये कम होते हुए दिखाई देगी। तो टाइमिंग कच्चे तेल में तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जो एकाएक कच्चा तेल रुका हुआ था वो आया है जिसकी वजह से ये फॉल है, बट अपने आप को ये 75 के इर्द गिर्द एडजस्ट करता हुआ दिखाई देगा। ऑल राइट, तो 75 शायद एक यहाँ पर फेयर वैल्यू है। एज ऑफ नो अच्छी खासी गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। रोजाना यहाँ पर जो शॉर्ट्स हैं एज पर द CFTC डेटा वो हमने बढ़ते हुए देखे हैं। 5 महीने के हाइज पर यहाँ पर शॉर्ट्स हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों को ये लगा कि कच्चा तेल बेच के यहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है। एंड जैसे ऑफकोर्स कहा गया कि रशिया सैंक्शंस का क्या हाल रहता है, SPR रीबिल्ड होता हुआ नजर आएगा, भारत चाइना यहाँ पर खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स यहाँ पर देखनी होंगी। लेकिन बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं और आपके चार्ट्स पर स्क्रीन पर लेके आएंगे कि जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। सोने में आपको याद दिला दें 5600 का ऑल टाइम हाई था जनवरी में, वहां से 3985 के स्तर आपकी स्क्रीन पे फिलहाल हैं। और कुछ यही हाल चांदी का भी है, जहां पर चांदी में हमने $121 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे थे। चांदी 121 के लेवल से यहां पर गिरती हुई नजर आई है और 57 पे फिलहाल यहां पर है। इसके नीचे के स्तर भी ऑफकोर्स न्यूयॉर्क सेशन में हम यहां पर देख चुके हैं, लेकिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर भी बनती हुई नजर आई है। हमारे साथ यूनिक चेन्स के संयम मेहरा हैं। संयम नमस्कार। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। मेजर तो यही है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 1 साल के हाइज पर है। बाकी एसेट क्लासेस में जिस तरह की बिकवाली थी, लॉसेस थे, उसको पूरा करने के लिए भी सोने चांदी में गिरावट बनती हुई नजर आई है। लेकिन मेजर बात यह है कि बाजार को लगता है कि US फेड अब आगे जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। पहले हम दिसंबर की बात कर रहे थे, लेकिन अब बाजार को लगता है कि एज अर्ली एज सितंबर में एक रेट हाइक शायद यहाँ पर बन सकती है। सैयम, आपकी क्या सेंस है, किस तरह से प्राइसेस आप यहाँ पे? ओके, सैयम हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। अजय, आपसे सवाल, कैसे देखते हैं यहाँ से प्राइसेस मूव होता हुआ? देखिए हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में एक बड़ा फॉल आना चाहिए और $4000 4100 का एक सपोर्ट था, वो मार्केट ने ब्रीच कर चुका है। टेक्निकली अभी भी डोर्स आर ओपन फॉर 3500 3550, जो $3500 के आसपास मैं देख रहा हूँ। बट एक नया चीज में देखा है जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कच्चा तेल जिस स्पीड से टूटा है और लेट से ये 70 के नीचे अगर ब्रांड निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन के कंसर्न है वो धीरे धीरे कूल ऑफ होते जाएंगे। तो जो एग्रेशन दिख रहा था कि और बड़ी गिरावट आ सकती है, वो मुझे लगता है अगले 15-20 दिन में धीरे धीरे कंसोलिडेशन में चल जाएगा। तो करंट लेवल से गोल्ड सिल्वर में इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से मुझे एक रिट्रेसमेंट दिखता है जो 4200 तक का लेवल गोल्ड में फिर से मिलेगा। और चांदी में भी मुझे लगता है कि वापस प्राइजेस $53-54 का एक बेस बनकर हायर साइड पे वापस 64-65 तक का एक रिट्रेसमेंट आ जाएगा। तो महीने भर बाद फिर हमें क्लैरिटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी एसेट क्लास अगर 50% से ज्यादा टूट जाता है तो अट्रैक्टिव वैसे भी बन जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल गोल्ड सिल्वर के अभी भी स्ट्रांग है, जहां चांदी डेफिसिट में, सोने में सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू है। तो करंट लेवल से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव में शॉर्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत मार्केट अगले 2-3 दिन में और ज्यादा क्लैरिटी देता हुआ दिखेगा।
इसी साथ यहाँ पर जहाँ तक इंडियन डिमांड की बात है, अजय आपको लगता है वो अब यहाँ पर पिकअप होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हमने यहाँ पर आपको देती है आते हुए देखी है, लोग रोजाना अब यहाँ पर दुबई के प्राइस और यहाँ के प्राइस कंपेयर करने लगे हैं, जहाँ पर दुबई चीपर है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो हमने 2 महीने पहले जो कंसर्न्स देख रहे थे उसी की वजह से रेट हाइक हुई थी, और अब जो 9% का इफेक्टिव इफेक्ट पड़ा था, अब उससे ज्यादा प्राइस गिर चुकी है। तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव बैट है, और हम देखते हैं Q3 Q4 और वैसे भी हमारे डिमांड के हिसाब से बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इन्फ्लेशन कंसर्न भी कच्चे तेल की वजह से कम है। खाली एक कंसर्न जो है वो है बारिश को लेकर, एल नीनो को लेकर। अदरवाइज मुझे लगता है जो ये भाव में करेक्शन है, ये लॉन्ग टर्म फिजिकल में अगर कोई घर में शादी है लेना चाहता है तो इससे बेटर प्राइस नहीं दिखते मुझे। तो लॉन्ग टर्म में घर में शादी है या निवेश करना है तो करंट लेवल सोने चांदी के काफ़ी बेहतरीन है। हमारे साथ संयम मेहरा भी जुड़ चुके हैं। संयम, जिस तरह की गिरावट है, और हम जानते हैं अप्रैल मई इन सम सेंस जून भी बहुत बेहतर नहीं गया खरीदारी के लिहाज से, लेकिन क्या प्राइस डिक्लाइन अब कंज्यूमर्स को, रिटेल को वापस भेजेंगे दुकानों में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्ते मनीषा जी, मुझे लग रहा है कि जो ये भाव है अभी मार्केट के अंदर ऐसा भी सेंटिमेंट आ रहा है कि 3986 है तो भाव 3880 या 3700 तक भी आ जाए या और नीचे आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जून के अंदर अगर आप एवरी ईयर देखेंगे 5 to 7% की मंदी आती है, और आज इस बार भी 4500 के या 4300 के बाद नीचे वापस 3900 886 तक आई है। तो मुझे लगता है कि अभी ये भाव परफेक्ट है बाइंग करने के लिए, और आने वाले अगस्त सितंबर के अंदर वापस 4300 to 4500 के रेट्स आएंगे। तो अभी जो बाइंग करेंगे या जो अर्जेंट बाइंग हो या कोई शादी की बाइंग हो, उसके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी मिलेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट भी की जाए तो आने वाले 6 महीने के अंदर भी अच्छे रिटर्न्स रहेंगे, और ज़्यादा नीचे ज़्यादा जाने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। सैम, किस तरह से एज ऑफ नाउ ऑर्डर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगस्त बहुत दूर नहीं है और रक्षाबंधन, IJ सब कुछ शुरू हो जाएगा। क्या वो डिमांड ऑलरेडी बाजार में आती हुई नजर आई है? देखिए, पिछले 3 महीने से तो जितने भी रिटेलर थे उन्होंने बाइंग नहीं की है, तो जो उनके पास स्टॉक पड़ा था वही वो निकाल रहे थे। जब भी भाव अभी नीचे आए हैं 10-12 दिन से दुकानों के अंदर हलचल अभी शुरू हुई है। हम एट मैन्युफैक्चरिंग एंड के अंदर भी अपने कारीगरों को गोल्ड दे के लेबर वर्क के अंदर माल बनाना हमने शुरू किया है, और जितने मैन्युफैक्चरर्स हमने शुरू किया है 25 जुलाई से सब माल इन्वर्ट करेंगे, और अगस्त से हमको लग रहा है कि अच्छी ग्राहकी शुरू होगी। जो IJs की है, रक्षाबंधन की, आगे GJs की है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो आएगा महीने 3 महीने, उसके अंदर मेजरली जो 6 मंथ का जो ज्वेलर्स को बिजनेस कम हुआ था, हमको हमारा टारगेट है कि वो ये 3 महीने में कवर करेंगे, और काफी पॉजिटिव भी लग रहा है आगे। जैसे आपने कहा सही है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, तो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है? क्या ये लाइट वेट है, लो कैरेटेजेस है, क्या है बाजार की तरफ से फीडबैक? देखिए, अगर शॉर्ट सेट देखेंगे तो 30-40 ग्राम्स के नीचे, लॉन्ग देखेंगे तो 50-55 ग्राम्स तक। पिछले साल हमारा जो वेट रेंज थी वो 60 to 70 ग्राम में शॉर्ट सेट्स और 100 to 150 ग्राम्स में लॉन्ग सेट्स बनाते थे, इयररिंग्स, झुमकीज बना रहे थे। लेकिन अभी जो डिमांड आ रही है मार्केट से, जो नॉर्दर्न साइड ऑफ द पार्ट है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ से 18 कैरेट की और 14 कैरेट की डिमांड आ रही है। साउथ के अंदर आज भी 22 कैरेट ही ज़्यादा चल रहा है, और जो वेट रेंज है, जैसे इयररिंग्स हुए लाइट वेट 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम सेट्स हुए, तो लुक वही, फील वही, लेकिन जो वेट है, जो गेज है, जो थिकनेस है, उसको कम करके ताकि पॉकेट को अलाउ करे। अभी 1,50,000 का भी अगर, या 1,45,000 के भी जो रेट्स हो गए हैं, तो उसके बावजूद 190 to 150 आए, लेकिन पिछले साल से हम देखेंगे तो वो अभी भी हायर एंड के ऊपर भी है। तो वेट रेंज के ऊपर जो भी एंड कस्टमर है वो लाइटर वेट और सेम लुक के अंदर ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कैरेटेजेस भी कम होंगी और वेट भी कम होंगे। इयररिंग्स, झुमकी, रिंग्स लाइट वेट के अंदर चलेंगी, और वेडिंग के अंदर भी लुक सेम, लेकिन जो उसका वेट है वो काफी कम के अंदर हम मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। राइट संयम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो यानी कि लुक एंड फील सेम लेकिन वेट कम, ये एक लेटेस्ट ट्रेंड शायद हम इस बार इन छुट्टियों में, इन शादियों में आता हुआ देखेंगे। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखी है, वो आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। इस हफ्ते में कॉपर 6%, जिंक 6.5% और एल्यूमिनियम 9% लुढ़का है। आज हल्की सी खरीदारी यहाँ पर जरूर है, लेकिन अजय, जिस तरह का सेल ऑफ यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिला, काफी हद तक वही सिनेरियो यहाँ पर बेस मेटल्स ने रेप्लिकेट किया। हाँ बिल्कुल, देखिए बेस मेटल में मई मंथ में हमने सल्फ्यूरिक एसिड वाली कहानी देखी थी, उसके बाद पूरी बेस मेटल में अच्छी तेजी भी देखी थी।
डॉलर इंडेक्स भी नरम था, बट पिछले एक महीने में डॉलर इंडेक्स खास करके 100 का लेवल पार करके 101 के करीब पहुंच चुका है। तो डॉलर इंडेक्स की तेजी, साथ में हम देख रहे हैं कि जो सेल ऑफ सोने चांदी में था उसी का भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बड़ा फॉल वापस आता हुआ दिखाई देगा। जुलाई मंथ ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नीचे में 1240 1245 का लो दिखा चुका है। तो जुलाई मंथ में धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। डोंट बी सो एग्रेसिव बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे। हम आज थोड़ी बहुत रिकवरी देख रहे हैं, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि चाइना स्टिमुलस या फिर जब जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ है, अब इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने की जो बात चलेगी, वहां पे हम देखेंगे डिमांड भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो कॉपर लुक्स गुड अराउंड 1245, 1210 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1300 तक का टारगेट रहेगा। महीना भर लगेगा बट चलेगा यहाँ पे भी। जिंक के अंदर हम ओवरऑल जो सरप्लस है वो अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे वो धीरे धीरे कम होती जा रहा है। तो जिंक भी बहुत अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट 370 का लेवल तोड़ नहीं रहा था, तो स्मॉलर बाउंस के लिए 351 में लीजिए, 345 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऑलमोस्ट 360 तक के टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन एल्यूमिनियम काफी सरप्राइज दे चुका है। हमने देखा 9% ग्लोबल सप्लाई जब कंसर्न्स में थी, इसी के चलते हमने प्राइजेस को 397 का हाई लगते हुए देखा। यहाँ पे एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना था, जिसके चलते ये एक करेक्शन और सीज फायर का ओपन अप, सीज फायर होने की वजह से, सप्लाई रीइंस्टेट होने की वजह से ये फॉल आया है। बट वी डोंट सी कि अब यहाँ से मार्केट एक फेयर प्राइस बन चुका है। तो 328 पे लेना चाहिए, 320 के स्टॉप लॉस से 340 का टारगेट। कुल मिलाकर जो हमने सेल ऑफ पिछले 2-5 दिनों में देखा है बेस मेटल में, अब ये कहीं ना कहीं अपने बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में लेके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो मेटल्स में खरीदारी करनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर डिप्स पे ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे लेना हो तो अभी भी अच्छे लेवल्स हैं। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर यहां पर बन सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़े ऊपर के स्तर यहाँ पर फिर से लौटते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अजय साथ जोड़ने के लिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले आपको बता दें कि मानसून की जहाँ तक हालत है वो अभी भी थोड़ी सी कंसर्न वाली है। सरकार की तरफ से, आईएमडी की तरफ से अब यही कहना है कि 40-42% की जो एवरेज रेनफॉल है उससे कम हम डेफिशिएंट के ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं। और ये आपका मुंबई रेनफॉल इंडेक्स है। इवन एज पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर मुंबई में बारिश है, लेकिन ये ओवरऑल जहाँ तक की बारिश है वो अभी भी अच्छी खासी डेफिशिएंट। महाराष्ट्र 3 दिन की बारिश के बाद भी अभी भी यहाँ पर 68% एफिशिएंसी के साथ फिलहाल कर रहा है काम, तो वो ऑफ कोर्स वहां पर इंडेक्स में रिएक्ट करता हुआ। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। हमारे साथ संयम मेहरा भी जुड़ चुके हैं। संयम, जिस तरह की गिरावट है और हम जानते हैं अप्रैल में, इन सम सेंस जून भी बहुत बेहतर नहीं गया खरीदारी के लिहाज से, लेकिन क्या प्राइस डिक्लाइन अब कंज्यूमर्स को, रिटेल को वापस भेजेंगे दुकानों में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्ते मनीषा जी। मुझे लग रहा है कि जो ये भाव है अभी मार्केट के अंदर, ऐसा भी सेंटिमेंट आ रहा है कि 3986 है तो भाव 3880 या 3700 तक भी आ जाए या और नीचे आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जून के अंदर अगर आप एवरी ईयर देखेंगे 5 to 7% की मंदी आती है। और आज इस बार भी 4500 के या 4300 के बाद नीचे वापस 3986 तक आई है। तो मुझे लगता है कि अभी ये भाव परफेक्ट है बाइंग करने के लिए। और आने वाले अगस्त सितंबर के अंदर वापस 4300 to 4500 के रेट्स आएंगे। तो अभी जो बाइंग करेंगे या जो अर्जेंट बाइंग हो या कोई शादी की बाइंग हो, उसके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी मिलेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट भी की जाए तो आने वाले 6 महीने के अंदर भी अच्छे रिटर्न्स रहेंगे। और ज्यादा नीचे ज्यादा जाने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। सैम, किस तरह से एज ऑफ नाउ ऑर्डर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगस्त बहुत दूर नहीं है और रक्षाबंधन, IIJ सब कुछ शुरू हो जाएगा। क्या वो डिमांड ऑलरेडी बाजार में आती हुई नजर आई है? देखिए, पिछले 3 महीने से तो जितने भी रिटेलर थे उन्होंने बाइंग नहीं की है। तो जो उनके पास स्टॉक पड़ा था वही वो निकाल रहे थे। जब भी भाव अभी नीचे आए हैं, 10-12 दिन से दुकानों के अंदर हलचल अभी शुरू हुई है। हम एट मैन्युफैक्चरिंग एंड के अंदर भी अपने कारीगरों को
गोल्ड दे के लेबर वर्क के अंदर माल बनाना हमने शुरू किया है और जितने मैन्युफैक्चरर्स हमने शुरू किया है 25 जुलाई से सब माल इन्वर्ट करेंगे और अगस्त से हमको लग रहा है कि अच्छी ग्राहकी शुरू होगी जो आईजेस की है, रक्षाबंधन की, आगे जीजेस की है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो आएगा महीने 3 महीने उसके अंदर मेजरली जो 6 मंथ का जो ज्वेलर्स को बिजनेस कम हुआ था हमको हमारा टारगेट है कि वो ये 3 महीने में कवर करेंगे और काफी पॉजिटिव भी लग रहा है आगे। जैसे आपने कहा सही है मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, तो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है? क्या ये लाइट वेट है, लो कैरेटेजेस है, क्या है बाजार की तरफ से फीडबैक? देखिए अगर शॉर्ट सेट देखेंगे तो 30-40 ग्राम्स के नीचे, लॉन्ग देखेंगे तो 50-55 ग्राम्स तक। पिछले साल हमारा जो वेट रेंज थी वो 60 to 70 ग्राम में शॉर्ट सेट्स और 100 to 150 ग्राम्स में लॉन्ग सेट्स बनाते थे, इयररिंग्स, झुमकीज बना रहे थे। लेकिन अभी जो डिमांड आ रही है मार्केट से, जो नॉर्दर्न साइड ऑफ द पार्ट है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ से 18 कैरेट की और 14 कैरेट की डिमांड आ रही है। साउथ के अंदर आज भी 22 कैरेट ही ज़्यादा चल रहा है। और जो वेट रेंज है, जैसे इयररिंग्स हुए लाइट वेट 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम सेट्स हुए, तो लुक वही, फील वही, लेकिन जो वेट है, जो गेज है, जो थिकनेस है, उसको कम करके ताकि पॉकेट को अलाउ करे। अभी 1,50,000 का भी अगर या 1,45,000 के भी जो रेट्स हो गए हैं तो उसके बावजूद 190 to 150 आए हैं। लेकिन पिछले साल से हम देखेंगे तो वो अभी भी हायर एंड के ऊपर भी है। तो वेट रेंज के ऊपर जो भी एंड कस्टमर है वो लाइटर वेट और सेम लुक के अंदर ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कैरेटेजेस भी कम होंगी और वेट भी कम होंगे। इयररिंग्स, झुमकी, रिंग्स लाइट वेट के अंदर चलेंगे और वेडिंग के अंदर भी लुक सेम, लेकिन जो उसका वेट है वो काफी कम के अंदर हम मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। राइट संयम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो यानी कि लुक एंड फील सेम लेकिन वेट कम, ये एक लेटेस्ट ट्रेंड शायद हम इस बार इस इन छुट्टियों में, इन शादियों में आता हुआ देखेंगे। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट